जय भारत एवरीवन। डांगिया एकेडमी के सभी व्यूवर्स को एक बार फिर से मेरा नमस्ते, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से नए वीडियोस के साथ मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने, प्रियदर्शिनी वैद्य। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर जो है आपके सामने आए हैं, कॉइनेज ऑफ इंडिया। जैसे कि टॉपिक आपको सामने ही दिख रहा है। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, एज़ यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे डांगिया एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इन वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सके। एंड यस, फ्रॉम द लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड a new type of video that was the questionnaires. इसके पहले वाले जो टॉपिक हमने लिए थे, दैट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने लिया था। उसके जितने भी वीडियोस कंप्लीट हुए थे उसके बाद मैंने एक लास्ट वीडियो में क्वेश्चनआयर जो है वो डेवलप किया था, जिसमें कि उन सभी एक्ट से रिलेटेड जो है वो रैंडम क्वेश्चंस जो है मैंने पोस्ट किए थे। ऑलमोस्ट 25 समथिंग क्वेश्चंस थे, तो 25-30 थे। तो इसी तरीके से अब हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, वेदर इट विल हैव 1 or 2 or 3 वीडियोस, कंसिक्वेंटली ये टॉपिक्स और वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन आवर का वीडियो जो है वो डेफिनेटली मैं पोस्ट करने वाली हूँ, सो दैट इट मे हेल्प यू इन द प्रोसेसिंग, इन द लर्निंग ऑफ योर टॉपिक्स। आपको इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से समझने में ये मदद कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन मैं ऐड करने की कोशिश करूँगी जिसमें कि जो कि लास्ट ईयर की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे गए हैं। और मेनली जो है वो हम बहुत ही शॉर्ट और स्वीट वाला जो कहते हैं ना कि जो है टर्म्स, इसमें हम लोग फॉलो करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो है एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ इन वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक और शेयर भी कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। द कॉइनेज ऑफ इंडिया। इसमें डेफिनेटली, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हम कॉइन की डेवलपमेंट, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मनी, किस तरीके से पैसा जो है मार्केट में आना स्टार्ट हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा प्रीवियस जो टर्म्स थे वो जो है वो मतलब जो सामान अदला बदली के बेसिस पे होता था। इस तरीके से पहले किसी भी तरीके की कोई मनी या कोई पैसा या कोई करेंसी का जो है कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। तो दैट एक्सचेंज बेसिस पे मार्केट में जो है वो डील्स होती थी। तो इसी के बेसिस पे आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से मार्केट में एक कॉइन का या एक मनी का या एक वैल्यू जो है वो सामानों की ऐड की गई थी। तो इसका कंसिक्वेंटली हम डेवलपमेंट यहाँ पर देखेंगे। Okay, so the study of coinage in history is called numismatic. कॉइन्स की स्टडीज को जो है हिस्ट्री में न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। द बिगिनिंग ऑफ एंशियंट इंडियन कॉइनेज कैन बी ट्रेस्ड बिटवीन फर्स्ट मिलीनियम BC to 6th century BC. This stage comprised of coins that were made of copper and silver. सबसे पहले जो कॉइनेज का जो हमको जो एक एविडेंस मिलता है वो ऑलमोस्ट 1st to 6th century BC के बीच में मिलता है। और इस समय जो बेसिकली जो मेनली कॉइन कंप्राइज्ड होते थे, बनते थे, वो या तो कॉपर के होते थे या सिल्वर के होते थे। ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो अर्ली ह्यूमंस थे या जो लोग उस समय मौजूद थे, उन्हें जिस तरीके की मेटल का नॉलेज था, जिस मेटल का ज्ञान था, उन्हीं मेटल से उन्होंने जो है वो कॉइन बनाने स्टार्ट किए थे। So at that period we get the silver that the coins made up of by copper and silver. Now prehistoric and bronze age. In the Indian context, no significant evidence is found to conclude that people in Stone Age used currency or they conducted exchange in barter. अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, भारतीय जो है वो आधार पे अगर हम बात करते हैं, भारतीय इतिहास के आधार पर अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे पास एक कोई भी पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ही हमारे देश में जो है वो करेंसी का यूज़ करना लोगों ने स्टार्ट किया था। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट स्टोन एज, तो उस समय भी हमारे पास कोई परफेक्ट एविडेंसेस नहीं है कि लोग उस समय बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ देयर दैट कमोडिटीज़ और दैट मटीरियल या करेंसी का यूज़ करते थे।
The Indus Valley civilization seems to have conducted an extensive trade on a wide network, but it was predominantly conducted around the barter system. However, the Harappan also used metals like silver or fixed weight for trade and mercantile activities. अब अगर हम आ जाते हैं सीधे प्री हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक एज से स्टोन एज या जो हमारा पैलोलिथिक नियोलिथिक एज से निकलकर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आते हैं, दैट इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन एवर वी नो विच इज़ फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें भी हमने देखा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एविडेंसेस हमको मिले हैं उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोगों का जो ट्रेड जो उन्होंने ट्रेड अपना फैलाया था, जो ट्रेड रिलेशनशिप्स थी उनकी, वो काफ़ी दूर दूर तक थी। ठीक है, लेकिन उस समय भी जो है वो बेसिकली बार्टर सिस्टम को ही फॉलो करते थे। करेंसी का यूज़ वो करते थे, ऐसा कोई पर्टिकुलर एविडेंस हमको नहीं मिला है यस, लेकिन डेफिनेटली हमको कुछ सील्स मिली हैं मेटल्स की और टेराकोटा की सील्स मिली हैं, और इन सील्स को जो है हो सकता है शायद वो मनी के रूप में या कॉइन्स या जो है हम कह सकते हैं करेंसी के रूप में यूज़ करते होंगे। बट अभी तक क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, जिस दिन ये स्क्रिप्ट पढ़ ली जाएगी उस दिन बहुत सारे राज जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो अभी हम कह सकते हैं कि शायद ये सील ना होकर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वो कॉइन हो या वो करेंसी हो जो कि उनकी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती होगी। और इसी तरीके से हमको कुछ वेग, जो वज़न, जो तौल की जो बाट हम जिसको कहते हैं वो हमको मिले हैं। तो ये जो है कुछ श्योर नहीं है इसके बारे में कि उस समय के प्री हिस्टोरिक एज में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज एज में जो है लोग करेंसी का यूज़ करते होंगे। मोस्टली दे कंडक्टेड देयर ट्रेड रिलेशंस विथ बार्टर सिस्टम। नाउ पंच मार्क्ड कॉइन्स, डेफिनेटली अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो आपने पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। अब ये पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या हैं? देखिए यहाँ पे इमेज में मैंने कुछ जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स को शेयर किया है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये सील जो थी वो इनके हमको ट्रेड रूट्स में या जो जिन जिन कंट्रीज से, जिन जिन आउटर एरियाज से या इंटरनल एरियाज से इनके ट्रेड रिलेशंस थे, वहाँ से हमें ये सील मिली है, जिसके आधार पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का इन जगहों से जो है वो ट्रेड रिलेशंस था। अब ये सील थी, ये कॉइन्स थे, ये करेंसी थी, अभी तक ये श्योर नहीं है, बट हम इन्हें सील मानकर चल रहे हैं। The initially recorded coinage is considered to begin with punch-marked coins issued between the 6th century BC and 1st century AD. अब सबसे पहले जो हमारे पास रिकॉर्डेड जो एविडेंस है वो पंच मार्क्ड कॉइन्स का है, जो कि 74वीं शताब्दी से लेकर तो पहली जो है 1st सेंचुरी तक हमको देखने को मिलता है। These coins are generally made of silver and sometimes even copper. कई बार ये कॉइन्स जो होते थे वो सिल्वर और कॉपर के बने हुए होते हैं। They were sometimes square or round but mostly rectangular in shape. और ये किसी भी आकार के हो सकते थे, या तो वो हमें स्क्वायर शेप में मिले हैं, या वो राउंड शेप में है, या वो रेक्टेंगुलर शेप में है। The symbols on these were hammered using punches and dice. That is why we know them as punch marked coins. अब बेसिकली हम इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो है वो जो पर्टिकुलर जो इमेजेस हमको मिलती हैं वो पंच की हुई हैं, है ना। लाइक ठप्पा, जैसे आपने देखा होगा, एक ठप्पा लगाया जाता है गीली सील पर या गीली जो एक मेल्टेड जो मेटल है उसके ऊपर एक जो है वो पंच करके उसके ऊपर जो है वो कुभरी हुई आकृति निकाली जाती है। तो इस तरीके से क्योंकि ये पंच होते थे इसलिए इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा गया। A standard punch mark coin often weigh around 32 रत्ती or about 52 grains, और 1 grain is equals to 64.79 मिलीग्राम। अब इनका वेग भी देख लीजिए, जो ऑलमोस्ट अभी तक का जो स्टैंडर्ड पंच मार्क कॉइन मिला है उसका जो स्टैंडर्ड वेग जो हम कह सकते हैं या तो वो 32 रत्ती होता था। रत्ती जो कि हमारी भारतीय नापतोल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो मेजरमेंट है, जो कि पुराने समय में यूज़ होता था। तो 32 रत्ती का या तो वो कॉइन होता था, या फिर वो 52 ग्रेन्स का या 64.79 मिलीग्राम का होता था। Punchmarked coins are found across the subcontinent and were popular till the early century CE.
और ये जो था ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉइन था। और हमको जो है वो अर्ली सेंचुरीज, हमारी जो शुरुआत की जो शताब्दियां हैं, वहां तक हमको जो है इसके एविडेंसेस मिले हैं। द पंचमार्क्ड कॉइन सीरीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अब पंचमार्क्ड कॉइन्स हमको किस किस समय में या किस किस जो है वो राजशाही के दौरान या किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमको मिले, उसके बेसिस पे हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज तक्षशिला गांधार टाइप, द कौशल टाइप, द अवंती टाइप एंड द मगध टाइप। अब देखिए ये जो मैंने नाम लिए हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ द महाजनपद्स। महाजनपद लेटर वैदिक पीरियड में, हम वैदिक पीरियड को भी, वैदिक एज को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में उस समय जो है वो जनपद और महाजनपद एग्जिस्ट करते थे। और ये जो नाम है तक्षशिला, गांधार, कौशल, अवंती, मगध, ये सब उस समय के 16 महाजनपदों में से एक थे। ठीक है, तो डेफिनेटली इनसे बिलोंग करने वाले जो पंचमार्क्ड कॉइन्स थे वो पर्टिकुलरली इनके नाम के आधार पे जाने जाते हैं। With the expansion of the Magadhan Empire, the coins that belong to the Magadhan category replaced the other 3 type. और जब मगध एम्पायर जो सबसे पावरफुल 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल एम्पायर था, उसका जब एक्सपांशन हुआ, जब मगध एम्पायर का फैलाव हुआ था, तो उसने जो है वो ऊपर के 3 तरह के पंचमार्क कॉइन्स को जो है वो रिप्लेस कर दिया था। It must be noted that these coins do not have any legends inscribed on them which could convey the detail of the kingdom। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इन कॉइन्स पे हमें किसी भी तरह की कोई भी लेजेंड्स का जो है ना तो हमको कोई उभरा हुआ चित्र मिला है, ना ही कोई नाम इस तरह का मिला है जिससे कि हम पर्टिकुलरली उस किंगडम की बाकी की डिटेल्स के बारे में जान सकें। Yes, definitely. Coins are the major source to tell about the historical time. हिस्ट्री के बारे में इन कॉइन्स की स्टडी करने के बाद हमें काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मगधन एम्पायर्स के थ्रू या इन 4 एम्पायर्स के थ्रू जो कॉइन्स मिंटेड किए जाते थे, उनके ऊपर हमें कोई बहुत ही स्पेशल डिटेल्स नहीं मिली हैं। नाउ कम टू द वैदिक पीरियड, कॉइन्स इन द वैदिक पीरियड। अब नीचे मैंने एक इमेज शेयर किया है, इसमें आप देख सकते हैं पंचमार्क्ड कॉइन टाइप ही आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मेटल और दीज आर नॉट इन अ पर्टिकुलर शेप। इनका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं, नीदर दे आर ट्रायंगुलर, नीदर दे आर रेक्टेंगुलर और दैट सर्कल और स्क्वायर। द ऋग्वेदा हैज रेफरेंसेस टू निष्क गोल्ड एंड निष्क ग्रीवा ornament of gold, but it is not sure if these could be understood as coin। ऋग्वेद में हमको निष्क नाम का जो है निष्क नाम का एक गोल्ड ऑर्नामेंट का जो है वो विवरण मिलता है, और इट इज सेड दैट निष्क ग्रीवा मतलब ग्रीवा यानी आपके गले में पहने जाने वाला सोने का गहना या सोने का जेवर। तो इसको जो हम कह रहे हैं ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, लेकिन इसको जो है वो निष्क को कई इतिहासकारों ने ये माना है कि शायद ये कॉइन रहे होंगे, लेकिन जब इसको हम निष्क ग्रीवा के नाम से पढ़ रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि गले में पहने जाने वाला कोई जो है वो ऑर्नामेंट है। द लेटर वैदिक टेक्स्ट हैड रेफरेंसेस टू निष्क, सुवर्ण, शतमन और पदा, but scholars are of the opinion that these terms do not indicate a wide circulation of conventional coins। और इसके साथ साथ ही वैदिक टेक्स्ट में भी हमको दूसरे 2 वैदिक टेक्स्ट हैं, उनमें भी हमको निष्क, सर्वना, शतमन और पदा इनके नाम मिले हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल जो हिस्टोरियंस के बीच में ये मतभेद है, या हम कह सकते हैं कि उनका ये मानना है, अलग अलग जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनका ये मानना है कि शायद ये हमको पर्टिकुलर कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो वर्ड्स हैं माइट बी ये हो सकते थे शायद कॉइन्स रहे हों, और कुछ का मानना है कि शायद ये कॉइन्स नहीं थे। The most definite literary and archaeological evidence that suggested the usage of coins in the subcontinent dates around 6th to 5th century BC। और सबसे ज़्यादा जो स्वीकार्य एविडेंस माना जाता है, स्वीकार्य जो हमारे पास एविडेंस माना जाता है, उसमें ये माना गया है कि कॉइन्स का सबसे ज़्यादा जो यूजेस हुआ था या जो मैक्सिमम यूज स्टार्ट हुआ था वो 6th to 5th सेंचुरी के बीच में, 6ठी से 5वीं शताब्दी के बीच में स्टार्ट हुआ था।
बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड पाणिनीज अष्टाध्यायी refers to term like कहापन और कशापन, निख और निष्क, शतमान, पादा, विमस्टिका, ट्रेन सातिका एंड सुवर्ण और सुवर्णा। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट और पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी हमको इस तरह के कुछ नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि कशार्पण कह सकते हैं। कशार्पण एक मुद्रा मानी गई है, ये इतिहासकारों के बीच में काफ़ी जाना माना नाम है। कशार्पण को जो है एक कॉइन के रूप में या एक करेंसी के रूप में स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया है। निष्क को भी जो है एक कॉइन के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। शतमान, पद, विमष्टिका और शतिका, ये सभी जो थे, क्योंकि इनसे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो सिंबल, ये हमको कुछ न्यूमेरिकल सिंबल की तरफ जो इशारा करते हैं, तो ऐसा माना जाता है। शतिका जैसे कि शतक, शतक यानी 100, तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये कॉइन्स रहे होंगे। See, these are the images of coins of कुरु जनपद, द सेकेंड इमेज ऑफ मगध जनपद। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग इन्होंने जो है वो कुछ इलस्ट्रेशंस इसके ऊपर हमको देखने को मिलते हैं, बट दीज आर नॉट श्योर, दीज आर नॉट टेलिंग समथिंग अबाउट द किंगडम। हमको कुछ पर्टिकुलर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ये कॉइन्स। नाउ नेक्स्ट इज मौर्यन कॉइन्स। The Mauryan Empire used the punch-marked coins but with royal standard to make sure of their authenticity. मौर्यन एम्पायर, जो कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि मौर्य एम्पायर जो था, इट वाज वेरी पावरफुल एम्पायर एट दैट टाइम, वैदिक पीरियड का, लेटर वैदिक पीरियड का। और इन्होंने भी जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन्स को यूज़ किया था, पर उन्होंने अपना एक रॉयल स्टैंडर्ड उसमें मेंटेन करके रखा था। The liberty to use two different metals for coins was granted, and hence coins in silver and copper were very popular. और इस समय जो कॉइन्स पॉपुलर थे वो या तो सिल्वर के होते थे या कॉपर के बने होते थे। एंड लेट्स सी दीज इमेजेस, दैट इमेजेस वर मिंटेड और दीज इमेजेस वर पंच्ड ऑन दीज कॉइन्स। इन कॉइन्स पे हमको इस तरह की अलग अलग इमेजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। Coinage by the Indo-Greek. The next prominent range of coins that were issued belongs to 2nd or 1st century BCE by the Indo-Greeks. अब इंडो ग्रीक्स के थ्रू जो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में जो कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये इसकी एक बहुत बड़ी हमारे पास रेंज अवेलेबल है। द इंडो ग्रीक सिस्टम of coinage becomes significant because the minting was executed in a more refined manner. अब हमको जो है वो इसको प्रोमिनेंट रेंज का हमने क्यों नाम दिया है, क्योंकि इंडो ग्रीक टाइम तक आते आते, इस समय तक आते आते, फर्स्ट सेंचुरी तक आते आते जो कॉइन बनने लगे थे वो काफ़ी मतलब रिफाइंड मैनर, काफ़ी सुधरी हुई स्थिति में हमको मिलते हैं, काफ़ी क्लैरिटी हमको इन कॉइन्स में देखने को मिलती है। अगर हम इनकी तुलना जो है प्रीवियसली, जैसे कि मैंने आपको शो किए थे कॉइन्स, मौर्यन एम्पायर्स के कॉइन्स हो गए हैं या कुषाण एम्पायर्स के हो गए, तो उनके कॉइन्स से अगर हम इनका इलस्ट्रेशन अगर कंपेयर करते हैं, सो दीज आर बेटर देन दोज कॉइन्स। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा जो है वो रिफाइंड मैनर्स में, या रिफाइंड हमको जो है काफ़ी सर्कुलर bore the name of the issuing ruler along with the depicting legends. अब देखिए कैसे हम इसको प्रोमिनेंट कह रहे हैं। एक तो पहली बात ये ज़्यादा क्लियर होते थे पहले के कॉइन से, दूसरा ये मोस्टली सिल्वर से बने होते हैं और राउंड शेप में होते थे, ठीक है, और साथ ही साथ इस पे उस सिक्के को जारी करने वाले या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो राजा या जो सम्राट वहाँ पे मौजूद होता था, उसकी फ़ोटो या उसका जो इमेज है या उसका जो रीन है उसके बारे में हमको देखने को जो है वो डिटेल्स उसके ऊपर लगाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल द कॉइन ऑफ मेंढर एंड स्टाबो फर्स्ट शो दैम पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ सजेस्टिंग देयर लॉन्ग रीन। जैसे कि हम मेंढर की बात करें जो इंडो ग्रीक रूलर था, या स्टाबो फर्स्ट की बात करें, तो इनके कॉइन्स देखने पे हमको सब्सिक्वेंटली ये देखने को मिलता है कि उनकी लाइफ के बारे में जो है हमको जानकारी मिलती है। उन्होंने अपनी अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ को जो है इन कॉइन्स के थ्रू शो करने की कोशिश की है। सॉरी।
The languages on these coins was Prakrit, inscribed mostly in खरोष्टी स्क्रिप्ट. अब लैंग्वेज कौन सी यूज की इन्होंने? उस समय जो मगध एम्पायर या मौर्यन एम्पायर में चलती थी, जो कि प्राकृत जो है वो लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, और साथ ही प्राकृत लैंग्वेज को खरोष्टी लिपि में जो है इन्होंने इसके ऊपर मिंट किया है. Coinage of the Kushanas. The Kushanas, 1st to 4th century CE, were the first dynasty in the subcontinent that issued a large number of gold coin. अब कुषाण डायनेस्टी जो पहली से चौथी शताब्दी सी तक हमको मिलती है, ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिससे हमको सोने के सिक्कों की जो है वो एविडेंस मिले. द लोअर डिनोमिनेशन वॉज यूजुअली फाउंड इन कॉपर कॉइन. और सबसे कम मतलब जो है सबसे कम आके जाने वाले जो कॉइन थे वो उस समय कॉपर कॉइन माने जाते थे. द कॉइन यूजुअली बोर द फिगर, नेम एंड द टाइटल ऑफ द रूलर ऑन द ऑवर्स एंड द डीटीज ऑन द रिवर्स. अब देखिए ये जो कॉइन थे ये दो तरफा कॉइन है. इसमें आगे की तरफ जो है उस समय के रूलर का नाम और फिगर जो है वो मेंटेन होता था. साथ ही साथ इसके पीछे जो है वो उनके डीटीज या उनके जो भी आराध्य होते थे उनका इमेज जो है वो रिवर्स में बनाया जाता था. अब जैसे कि सामने ही आप देख सकते हैं, ये जो कुषाण किंग है इनका फ्रंट का अगर हम देखते हैं तो सामने कुषाण किंग का इमेज दिखाई दे रहा है, एंड डेफिनेटली देयर सम मैसेज आल्सो मिंटेड ओवर दैट. और अगर इसको पलट के हम देखते हैं तो समहाउ दिस इज द इमेज ऑफ बुद्ध. तो इस तरीके से ये जो है वो दो तरफा कॉइन बनाए जाने लगे थे. आगे की तरफ रूलर की इमेज होती थी और पीछे की तरफ जो है वो उनकी डिटीज या उनके जो आराध्य होते थे उनकी इमेजेस होती थी. द लीजेंड्स आर ईदर इंटायरली इन ग्रीक और इन सम केसेस इन खरोष्टी ऑन द रिवर्स. अब देखिए इसमें जो है या तो वो ग्रीक लैंग्वेज का यूज करते थे या फिर वो ग्रीक और खरोष्टी दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज जो है वो कॉइन्स के ऊपर करते थे. Coinage by the Imperial Guptas. Yes, Gupta period was known as the golden period of Indian history. भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है वो गुप्तास का गुप्त पीरियड. इट इज नॉट गुप्ता एक्चुअली, इट इज गुप्त, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हुए थे इकोनॉमिकली, फिजिकली, कल्चरल डेवलपमेंट हम इस समय देखते हैं. और बहुत सारे जब हम जो गुप्त पीरियड के बारे में जब हम डिटेल में वीडियो देखेंगे तब डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. तो गुप्त पीरियड जो है वो गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है. हालांकि इसमें भी कई इतिहासकारों के बीच में मतभेद है इस चीज़ को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल हम इनके कॉइनेज के बारे में जानते हैं. The Imperial Guptas issued well-maintained and well-executed gold coins, die-struck with various impressive legends in Sanskrit. इन्होंने जो है वो गोल्ड कॉइन्स, जैसे कि मैंने कहा काफ़ी फ्लोरिश्ड इनका रेन था, इनका जो साम्राज्य था काफ़ी फला फूला था, बहुत प्रॉस्पेरस था. तो ये जो है वो गोल्ड कॉइन यूज़ करते थे. सी देखिए एक जो चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि कॉइन्स किस तरीके के हमको मिले. पहला तो इससे हमको ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एज में, उस पर्टिकुलर टाइम में जो लोग थे वो किस धातु से या किस मेटल से इंट्रोड्यूस करते थे, किस धातु से उनकी पहचान हुई थी. दूसरा, अगर हम इकोनॉमिकली उनका जो है वो प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस भी साम्राज्य में या जिस भी राजा के तौर पे हमको गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स ज़्यादा मिलते हैं तो डेफिनेटली दे वर मोर प्रॉस्पर देन दी अदर किंग्स. तो गुप्त पीरियड्स के जो कॉइन्स थे वो काफ़ी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गोदे जाते थे या बनाए जाते थे, और साथ ही साथ वो गोल्ड कॉइन्स होते थे, वो सोने के सिक्के होते थे. These coins, also known as dinaras, were mostly found in North India. और इनको जो है दिनार के नाम से जाना जाता था, जो कि उस समय उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मिलती थी. The observes has the kings in various poses, mostly in marital mood, but sometimes even in artistic caliber. अब देखिए इसमें जो राजा अपनी खुद की इमेज जो इसके ऊपर मिंट करवाते थे, या तो वो मैरिटल मूड में होते थे या फिर जो है वो आर्टिस्टिक मूड में होते थे. कॉइन्स हैव आल्सो शोन रूलर्स लाइक समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त प्लेइंग वीणा. अब जैसे कि
इसमें राजाओं की इमेज जो है वो सिर्फ एक क्षत्रिय के रूप में या एक वॉरियर के रूप में ही शो नहीं हुई है, बल्कि वो किस तरह के दूसरे शौक भी रखते थे। जैसे कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर और कुमार गुप्त के सिक्कों पर हमको जो है एक राजा की वीणा बजाती हुई इमेज मिली है। तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि somehow these kings are very interested in the playing music, और वो खुद वीणा बजाते होंगे, और ये एक तरीके से उनका खुद का जो है एक इलस्ट्रेशन हमको उनके कॉइन्स पे देखने को मिलता है। The Gupta coins were issued in gold in large numbers and have been credited to their fine aesthetic appeal. However, the purity of gold saw a decline during the later Guptas. अब गुप्तास कॉइन जो थे उनके ऊपर बहुत बड़ी संख्या में हमको जो है एक जो है लाइक उनकी जो कॉइन की जो रेंज थी वो काफ़ी बड़ी थी, और गोल्ड का जो है वो बहुत ही प्योरिटी मेंटेन करके रखते थे, जिसकी वजह जो थी वो बाद में ऐसा माना जाता है कि मोस्टली गोल्ड कॉइन्स जो है वो एज अ करेंसी यूज़ करने की वजह से भी उनको जो है वो उनका जो इकोनॉमिकल डिक्लाइन हुआ था उसकी वजह ये भी एक जो है बनी थी। ओवरऑल गुप्ता एम्पायर्स के जो कॉइन थे दीज वर वेरी इम्प्रेसिव, और संस्कृत लैंग्वेज में जो है उसके ऊपर मैसेज हमको देखने को मिला है। साथ ही साथ इसमें जो राजा होते थे ना वो अपने दूसरे पोजेस एज अ वॉरियर उन्होंने अपने पोजेस मेंशन किए, बल्कि कई बार मैरिटल मूड्स या आर्टिस्टिक मूड में भी जो है उन्होंने अपने इमेजेस इसके ऊपर बनवाई हैं। See, these are the example of Gupta coin. Gold coins of Chandragupta II of Gupta Empire 400 CE. अब इसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चंद्रगुप्त सेकंड को जो है वो डांसिंग मतलब जो है वो एक डांसिंग मुद्रा हम जो कह सकते हैं नृत्य की मुद्रा में हमको देखने को ये मिल रहा है। Coinage of the post Guptas. The dynasties like the Gurjar, Pratihar, Chalukya, Parmar and the Pal from circa 530 CE to 1202 CE can be put under a broad category of Indo-Sassanian style coinage. अब गुप्त के बाद उनको जो उनके जो सक्सेसर्स थे या उनको रिप्लेस करने वाले जो कह सकते हैं जो रूलर्स थे उन डायनेस्टीज में गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और पाल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो उस समय के हमारे किंगडम्स हुआ करते थे, और इनके टाइम में भी हमको जो है वो काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी जो है वो कॉइनेज की देखने को मिलती है। The main feature of these coins included the bust of the ruling sovereign in a simplified geometric style on the obverse and a motif like a fire altar on the reverse. अब जैसे ये भी कॉइन जो होते थे वो दो तरफा होते थे। पहली आगे की तरफ जो है हमको उस पर्टिकुलर रूलर का एक बहुत ही जो है सिंप्लीफाइड ज्योमेट्रिक स्टाइल देखने को मिलता है, उसकी इमेज देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ जो है सिक्के की दूसरी तरफ हमको कई बार जो है वो फायर अल्टर देखने को मिलता है। फायर अल्टर मतलब जो यज्ञ वेदी होती है जिसमें कि पूजा पाठ या जो एक हम कह सकते हैं जिसमें यज्ञ हवन के लिए जो पर्टिकुलर यूज होता है। ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड मैनी रीजनल कॉइनेज वर इशूड। अब जो है इस समय काफ़ी मतलब बहुत बड़े मतलब हम कह सकते हैं कि रीजनल कॉइन मतलब क्षेत्रीय सिक्के भी हमको देखने को मिलते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर एरिया उस पर्टिकुलर रीजन से डिवाइड बिलोंग करते हैं। Most of which had little aesthetic value and were coined in inferior metals such as bullion, silver and copper. अब ये जो रीजनल कॉइन्स होते थे इनकी ये विशेषता होती थी कि ये गोल्ड के नहीं होते थे, प्योर गोल्ड के नहीं होते थे या गोल्ड से नहीं बने होते थे। माइट बी दे वर मेड अप ऑफ बाय द एलॉय मेटल मतलब सिल्वर और कॉपर को मिलाकर बनाया हुआ जो मेटल क्रिएट होता है उसके थ्रू जो है ये कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं। देखिए नीचे इमेज दिया हुआ है, फर्स्ट वाला जो गोल्ड कॉइन है उसमें एक तरफ जो है वो इलस्ट्रेशन है और दूसरी तरफ एक लॉयन का इमेज हमको देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो सिल्वर कॉइन है उसमें हमको एक घोड़े पर जो है वो एक पेयर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ हमको एक देवी की आकृति जो है वो देखने को मिलती है। So these illustration mostly denoted their
देयर कल्चर, देयर बिलीव्स, द डीटीज, वो किस तरह की उनका जो कल्चर था, उनके राज्य में किस तरह का जो है वो मतलब किस तरह के वो कस्टम्स फॉलो करते थे, उनके आराध्य कौन थे, ये सारी चीज़ें हमको इससे जो है वो इस एक मैसेज जो है वो ये कॉइन्स हमको प्रोवाइड करते हैं. Torman, the Hun leader, minted silver and copper coins modeled after the currency of Northwest Indian Sassanian monarchs. अब ससाजियन मोनार्क्स जो थे उनमें तोरामान जो था उसने भी सिल्वर और कॉपर्स के कॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे. ही ऑल्सो इश्यूड सिल्वर कॉइन्स मॉडल्ड आफ्टर गुप्त कॉइनेज, बट with the king had turned to the left and Toraman's Dev engraved on the reverse. अब इन्होंने जो है कॉइन्स बनाए थे गुप्ता कॉइन्स के बाद ही जो है वो इसी तरीके गुप्ता कॉइनेज को ही फॉलो करते हुए इन्होंने अपने नए कॉइन सिल्वर कॉइन इशू किए थे. इसमें जो है स्पेशली हमको ये देखने को मिलता है कि जो तोरामान देव है वो पीछे की तरफ बना हुआ. जनरली हमने क्या देखा था कि जो किंग था वो किससे कहाँ होता था, उसका जो फ्रंट में होता था और पीछे की तरफ डीटीज के हमको जो है वो इमेजेस देखने को मिलती थी. बट ही इंट्रोड्यूस सच टाइप ऑफ द सिल्वर कॉइन वेयर एट द फ्रंट देयर वाज द हेड टर्न टू द लेफ्ट, जिसमें राजा का जो सिर होता था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता था और तोरामान देव का जो इमेज था वो पीछे की तरफ रिवर्स में जो है वो इनग्रेव्ड होता था. On the front of Toraman's Indo-Sassanian coins in a typical bust of the king facing right, and on the reverse in the Sassanian fire altar with Gupta Brahmi text. अब ब्राह्मी टेक्स्ट में हमको जो है इसमें मैसेज मिलते हैं. तोरामांस की दूसरे जो कॉइन्स है उसमें हमको राजा का मुंह जो है वो राइट की तरफ मिलता है, ठीक है, और पीछे की तरफ रिवर्स में जो है वो फायर अल्टर हमको देखने को मिलता है. At the beginning of the 7th century, Harshvardhan, the ruler of Thaneshwar, a small principality near Kurukshetra, ruled over all of in North India. अब हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर में थानेश्वर नाम की एक छोटी सी जगह का राजा हुआ करता था और उसने जो है वो कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के बहुत बड़े हिस्से में जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया था. Harsh was a strong supporter of the arts, Buddhism, and so forth during his 4-decade rule. However, Harsh did not issue any new coin. हर्ष जो था वो काफ़ी मतलब फेमस राजा हुआ है भारतीय इतिहास का, काफ़ी पावरफुल राजा माना जाता है और वो भी जो है वो बहुत बड़ा सपोर्टर था आर्ट का, कला का, बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा सपोर्टर था. और जब तक उसका साम्राज्य रहा था तब तक ऐसा माना जाता है कि उसने कोई भी नया कॉइन इशू नहीं किया था. Instead, he opted to imitate Kumar Gupta's Eastern Peacock's style with the king picture oriented to the left. अब देखिए उसने भी जो है वो कुमार गुप्त के ही कॉइन्स को फॉलो किया था या उन्हीं की आइडियाज़ को फॉलो किया था. इसमें भी जो है उसने पिकॉक स्टाइल को फॉलो किया. जैसे कि कुमार गुप्त की जो है कॉइन्स पे हमको पिकॉक के ऊपर बैठे हुए मिले हैं, वो वीणा बजाते हुए मिले हैं, अलग अलग इलस्ट्रेशंस हमको जो है वो राजाओं के मिले हैं. तो इसी तरीके के इलस्ट्रेशंस को उसने फॉलो किया था अपने कॉइन्स में. किसने? हर्ष ने. कॉइनेज बाय द इंपीरियल चोलास. अब चोल डायनेस्टी पे आते हैं. दैट इज ऑल्सो द प्रोमिनेंट डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया. बहुत ही मतलब एक हमारी भारतीय संस्कृति को इस्टेब्लिश करने वाला, इवन वहाँ चोल एम्पायर के थ्रू जो बड़े बड़े मंदिर कंस्ट्रक्ट हुए थे वो आज तक हमारी भारतीय संस्कृति की गौरव को गौरवान्वित करते हैं. तो चोल डायनेस्टी डेफिनेटली हम इससे कैसे अछूते रह सकते हैं अगर हम कॉइनेज की बात कर रहे हैं. तो द कॉइनेज ऑफ द इम्पीरियल चोलास बोर semblance टू द साउथ इंडियन डायनेस्टिक कॉइन्स. अब ये दक्षिण भारतीय जो है वो कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं. अभी तक हम कहाँ की बात कर रहे थे? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे. अब हम आ जाते हैं साउथ इंडिया पे. बेसिकली द चोल एम्पायर. द चोल कॉइन्स एग्जिबिटेड अ टाइगर क्रेस्ट. दे ऑल्सो सजेस्टेड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. अब इसमें जो है हमको क्या देखने को मिलता है? इनके कॉइन में भी हमको अलग अलग मैसेजेस देखने को मिलते हैं. इनकी कॉइन्स की स्टडीज से हमको पता चलता है कि इन्होंने कॉइन्स के थ्रू अपने जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे उनको शो करने की कोशिश की है. द एम्ब्लेम्स
like fish and bow, which belonged to the Pandyas, and Chera suggested a political conquest of these political powers and also the idea of coexistence. अब इसमें जो है हमको मछलियों की आकृति मिल रही है, हमको धनुष बाण की आकृति मिल रही है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि इन्होंने अलग अलग जो दूसरे किंगडम उस समय एग्जिस्ट करते थे उनके साथ अपने कॉन्केस्ट को, जो उनका जो युद्ध होता था, उनकी जो लड़ाई झगड़े होते थे, आपसी जो झगड़े होते थे, उनको जो है वो इसके थ्रू मैसेज करने की कोशिश की है. सो होप कि आपको कॉइनेज जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा. ये टॉपिक एग्जैक्टली ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आज के टॉपिक आज के लिए हम इतना ही. इसके आगे का टॉपिक मैं आपको डेफिनेटली सेकेंड वीडियो में लेकर आने वाली हूँ. इसके बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक या कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमसे छूट गया है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में इसको जो है वो मेंशन कर सकते हैं. अपने आने वाली स्लाइड्स में मैं उसको डेफिनेटली ऐड करूँगी. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. धन्यवाद. जय भारत.